पर आज लालू यादव के परिवार में लालू और तेजस्वी रोहिणी आचार्य को घर से अपमानित करके धक्के देकर निकाल करके जो कहानी बना रहे हैं, उस कहानी की स्क्रिप्ट इंदिरा गांधी आज से 43 साल पहले लिख चुकी हैं। लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य, जी हां वही रोहिणी आचार्य जिन्हें तेजस्वी यादव ने अपमानित करके धक्के देकर चप्पल मारकर घर से निकाल दिया, उन रोहिणी आचार्य और मेनका गांधी में भला क्या समानता है? और इसी तरह से लालू यादव, तेजस्वी यादव और इंदिरा गांधी, इनमें क्या समानता है? मैं अगर ये सवाल पूछूं तो आपको कुछ अटपटा लगेगा, क्योंकि रोहिणी आचार्य, तेजस्वी, लालू, ये आज के दौर की हम बात कर रहे हैं, और जब मैं मेनका गांधी और इंदिरा गांधी की बात करता हूं तो ये किसी और जमाने की बात हो जाती है। क्योंकि मेनका गांधी तो ठीक है, इस वक्त नेपथ्य में है, और इंदिरा गांधी वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। तो इनसे समानता करने के लिए, समानता करने की बात कह के मैं क्या कह रहा हूं, क्या इशारा कर रहा हूं, आप ये सुनकर थोड़ा सा हो सकता है कुछ सोच में पड़ गए हो कि मैं क्या सवाल, क्या बात आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों कहानियां एक जैसी हैं। जी हां, दो कहानियां, एक कहानी आज की है साल 2025 की, और एक कहानी जो है साल 1982 की है। राजनीति में क्या होता है ना, राजनीति में ढर्रे वही चलते हैं, राजनीति वैसी चलती है जब सत्ता की राजनीति होती है, परिवार की राजनीति होती है, परिवार में राजनीतिक सत्ता के वर्चस्व की राजनीति होती है। तब दरअसल होता क्या है कि कहानियां एक जैसी रहती हैं, स्क्रिप्ट एक जैसी रहती है, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। अब देखिए ना, रोहिणी आचार्य को जो जिस तरह से निकाला गया, अपमानित करके, क्यों निकाला गया आप सोचिए। सीधी सी बात है कि लालू यादव का जो परिवार है वहां पर सत्ता का संघर्ष चल रहा है। दरअसल लालू यादव की जो सत्ता है, आरजेडी की सत्ता है, उसकी बागडोर किसके हाथ में रहेगी, ये पूरी की पूरी कहानी वही है। ये देखिए, कहानी ऐसी है कि ये कहानी दरअसल इसकी शुरुआत तो हो गई थी तेज प्रताप यादव को घर से निकालने से। तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया और इस तरह से उनको पार्टी से निकाला गया। तो तेज प्रताप यादव इसमें पहली कड़ी थी। अब दूसरी कड़ी के रूप में जो है वो रोहिणी आचार्य हैं। अब आप देखिए, तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य दोनों में एक समानता है, दोनों तेजस्वी यादव से बड़े हैं। और तेज प्रताप यादव जो हैं वो तो दरअसल तेजस्वी से बड़े हैं और लालू यादव के सबसे बड़े बेटे हैं। अब जिस तरह से विरासत का, राजनीतिक विरासत का दौर अगर कहें, राजनीतिक विरासत की अगर बात कहें, तो जो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? लालू की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी तेज प्रताप यादव को होना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं। लालू यादव ने सत्ता किसको सौंपी? लालू यादव ने सत्ता सौंपी तेजस्वी यादव को। अब इस सब के बावजूद तेज प्रताप यादव जो है किसी तरह से अपने भाई के साथ मिलकर रह रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है, उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात की टीस जरूर होगी कि वो अपने छोटे भाई से पीछे रह गए। वो बड़े भाई हैं, उसके बावजूद लालू यादव ने उनको जो है सत्ता का ताज उनके सर पे नहीं पहना है। ये कसक रही होगी। उसके बाद जो है घर में क्या कुछ चलता रहा, वो मैं उस दिशा में आज नहीं जाता, उस कहानी में आप नहीं जाता। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि तेज प्रताप यादव जो है, उनका भी जो कुल मिलाकर जो उनका राजनीतिक, उनका जो महत्वाकांक्षा है वो जोर मार रही होंगी। वो भी चाहते होंगे कि उन्हें कुछ मिले। उनको जो है सिर्फ मंत्री बनाकर रखा था, तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जो है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो वो जोर मार रही थी। और ऐसे में तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को जैसे ही तेज प्रताप यादव के निजी रिश्तों का एक बहाना मिला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेज प्रताप यादव को तुरंत घर से और पार्टी से बाहर कर दिया। और इस तरह से तेजस्वी यादव का रास्ता साफ हो गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि तेज प्रताप यादव का सपोर्ट कौन कर रहा था परिवार में। उनका सपोर्ट जो है वो रोहिणी आचार्य कर रही थी। अब सोचिए कि रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ये घर में एक अलग तरह से सत्ता का केंद्र बनने की कोशिश कर रहे थे। तेजस्वी यादव को यह भनक लगी कि भाई ये लोग जो हैं मेरी कुर्सी को जो है हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तेज प्रताप यादव को और अब रोहिणी आचार्य को घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। ये रोहिणी आचार्य ने जो है चुनाव के बाद जो खबरें आ रही हैं उसके तहत, दरअसल रोहिणी आचार्य ने जब जिस तरह से आरजेडी की बुरी तरह से हार हुई, उसने जो है सवाल पूछा कि भाई इस हार का जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। और घर में बड़ा स्वाभाविक है, हर जगह ये बात होती है कि भाई इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। और क्योंकि जो
तेजस्वी यादव हैं उनके तमाम फैसले, आरजेडी के तमाम फैसले, जो तेजस्वी यादव के जो उनके सलाहकार, जिसमें संजय यादव और एक और लड़के का नाम बताया जा रहा है, यूपी का एक और रमीज का नाम दिया जा रहा है, ये सब तमाम फैसले ले रहे थे। अब स्वाभाविक रूप से इन पर सवाल उठाया गया, और जब इन पर सवाल उठाया गया तो तेजस्वी यादव को ये खराब लगा, और उन्होंने फिर उसके बाद रोहिणी आचार्य के साथ जो सलूक किया वो सब आपने देखा कि उसके बारे में रोहिणी आचार्य फूट फूट कर रोते हुए सब कुछ बता चुकी हैं। अब ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी थी। इसके बावजूद जो है लालू यादव और राबड़ी देवी ने कुछ नहीं बोला, बल्कि लालू यादव ने ये सब कुछ ड्रामा होने के बाद जो है अब ये कह दिया कि तेजस्वी यादव जो है जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ा रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, और पार्टी की कमान जो है तेजस्वी यादव के हाथ में रहेगी, और मेरा वारिस तो तेजस्वी यादव ही होगा। अब आप सोचिए कि इतनी बुरी हार के बाद 25 सीटों पर सिमट के रहेगी। उसके बाद लालू यादव कह रहे हैं कि भाई मेरा तो पार्टी बड़ी अच्छी तरह से जो है वो तेजस्वी यादव चला रहे हैं। तो ये सीधा सीधा पुत्र मोह है, पुत्र मोह से ज्यादा नहीं। और लालू यादव तय कर चुके हैं कि उनके उत्तराधिकारी जो हैं वो तेजस्वी यादव होंगे, और तेजस्वी यादव ने तय कर लिया कि उनकी सत्ता को जो चुनौती देगा उसको घर से उठाकर बाहर फेंक देंगे, जो रोहिणी आचार्य के साथ हुआ। पर आज लालू यादव के परिवार में लालू और तेजस्वी रोहिणी आचार्य को घर से अपमानित करके, धक्के देकर निकाल करके जो कहानी बना रहे हैं, उस कहानी की स्क्रिप्ट इंदिरा गांधी आज से 43 साल पहले लिख चुकी हैं। इसलिए मैंने कहा कि लालू, तेजस्वी और इंदिरा गांधी में क्या समानता है। अब ध्यान से सुनिए क्या समानता है। दरअसल इसी तरह का सत्ता का संघर्ष जो है वो गांधी परिवार में हुआ था। ये कब हुआ था? ये बात 1982 की है। दरअसल संजय गांधी और मेनका गांधी ने शादी की थी, और इंदिरा गांधी इस शादी से खुश नहीं थी। इंदिरा गांधी शादी को नहीं चाहती थी, जैसे कि तमाम बताया जाता है कि जैसे कि तमाम किताबों में इस बात का वर्णन है कि इंदिरा गांधी इस शादी को नहीं चाहती थी कि हो। लेकिन संजय गांधी ने अपनी मर्जी से, और संजय गांधी ने मेनका से प्रेम विवाह किया। अब ये शादी होने के बाद, शादी होने के कुछ साल बाद, शायद 6 या 7 साल बाद जो है, संजय गांधी एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब संजय गांधी के बारे में आप जानते हैं, संजय गांधी बहुत दबंग नेता थे और वो बहुत बोल्ड नेता थे। जिस तरह से पूरा इमरजेंसी का कहानी का पूरा चैप्टर है इमरजेंसी का, उसकी स्क्रिप्ट भी कहते हैं कि संजय गांधी ने लिखी थी। और संजय गांधी इतने ज्यादा एग्रेसिव, इतने ज्यादा डोमिनेटिंग थे कि वो इंदिरा गांधी को भी डोमिनेट करते थे। ये भी कई जगह बताया जाता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को एक बार थप्पड़ मार दिया था। तो इंदिरा गांधी जैसी, जो जिनको आयरन लेडी आज हम कहते हैं, वो संजय गांधी के सामने दबकर रहती थी। संजय गांधी तमाम फैसले करते थे। ये तमाम ये कहानी जो है इसके बारे में सब जानते हैं। अब जब संजय गांधी की मृत्यु हो गई, क्योंकि संजय गांधी डोमिनेट करते थे, तो मेनका गांधी ने भी ये चाहा था कि वो डोमिनेट करे। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब ये सब तुरंत हुआ हो, लेकिन होता क्या है कि संजय गांधी के जो समर्थक थे, संजय गांधी के आसपास जो युवा ब्रिगेड थी, उन्होंने जो है मेनका गांधी को ये कहा कि संजय जी की अपनी विरासत है, संजय जी की बड़ी लोकप्रियता थी, संजय गांधी जो है वो एक बड़े नेता थे, और इसीलिए जो है आपको संजय गांधी का विरासत जो है संभालनी चाहिए। होता है हर जगह पॉलिटिकल जो आपके जो सहयोगी होते हैं ना, जो आपके सलाहकार होते हैं, वो इस तरह से करते हैं। तो ऐसे कई नेता थे जिन्होंने मेनका गांधी को कहा कि आपको इस तरह से आगे बढ़कर संजय गांधी की विरासत संभालनी चाहिए। और यहीं पर जब संजय गांधी की विरासत संभालने की बात हुई, तो यहीं पर इंदिरा गांधी और मेनका गांधी में टकराव शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि संजय गांधी की जो मृत्यु हुई थी हवाई दुर्घटना में, उसके बाद इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनकी विरासत वो राजीव गांधी संभालें। राजीव गांधी उस समय हिंदुस्तान में नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनका बेटा, बहू नहीं, वो चाहती थी उनका बेटा जो है उनकी राजनीतिक विरासत संभाले, कांग्रेस को संभाले, कांग्रेस का जो है लीडर बने, कांग्रेस का अध्यक्ष बने, और मेरे बाद वो देश का प्रधानमंत्री बने। लेकिन जैसे ही मेनका गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में उनको पता चला, या फिर जो है जो संजय गांधी के सलाहकारों की योजना के बारे में पता चला, तो फिर ये बताते हैं कि दरअसल इंदिरा गांधी ने इसको लेकर के मेनका गांधी को साफ चेतावनी दी कि तुम जो है ये सब चीजें नहीं करोगी। एक किताब में इसका वर्णन आता है कि दरअसल इंदिरा गांधी जो उस वक्त विदेश जाने की तैयारी कर रही थी, और उनको जैसी खबर लगी कि एक लखनऊ में एक सभा का आयोजन किया गया है, अकबर अहमद डंपी करके एक नेता थे, वो जो है संजय गांधी के बड़े करीबी नेता थे, तो अकबर अहमद डंपी ने दरअसल ये योजना बनाई कि जो है मेनका गांधी को लखनऊ की एक सभा से हम लॉन्च करेंगे, मेनका गांधी वहां भाषण देंगी और संजय गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए करेंगी।
अब ये खबर जैसी इंदिरा गांधी को मिली तो इंदिरा गांधी जो है वो एकदम से चौकन्नी हो गई और वो जो है वो उनको जो है मन में कहीं ना कहीं आशंका आ गई कि अगर ये आगे बढ़ गई तो फिर मैं राजीव गांधी को कैसे लॉन्च करूंगी, क्योंकि उस वक्त जो है कहीं ना कहीं सहानुभूति, कहीं ना कहीं जो बाकी चीजें थी वो जो है संजय गांधी को लेकर थी। तो इंदिरा गांधी ने साफ चेताया कि तुम लखनऊ की सभा में नहीं जाओगी। मेनका गांधी को कहा कि नहीं जाओगी। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं, उसके उतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन मेनका गांधी जो है लखनऊ की उस सभा में गई और जैसा बताया जाता है उन्होंने वहां पर बड़ा शानदार भाषण दिया और लोगों में उसके बड़ी चर्चे हुए, मीडिया में चर्चे हुए। लोगों ने कहा भाई संजय गांधी की पत्नी तो बड़ी गजब की है, बड़ा बड़ा आगे जाएगी और ये संजय गांधी की विरासत को संभालेंगी। और उसके बाद जो है परिवार में वो ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ। इंदिरा गांधी ने तब रात के अंधेरे में, सोचिए रात के अंधेरे में मेनका गांधी को कहा मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी औकात कैसी हुई कि तुमने मेरे मना करने के बावजूद जो है इस तरह से सभा में जाकर भाषण दे दिया। और इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को रात में धक्के देकर निकाल दिया। या आप मीडिया रिपोर्ट जाकर देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मेनका गांधी को उनका सामान तक पैक करने की अनुमति नहीं दी, उनका सामान जो है वो भी उनको नहीं रखने दिया और वो जो है उनको घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब आप सोचिए जो मेनका गांधी के साथ हुआ था वही जो है रोहिणी आचार्य के साथ हो रहा है। और दोनों कहानियों में दोनों कहानियों में जो है किस लिए हो रहा है, सत्ता के लिए हो रहा है, अपने वारिस को जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए, अपने वारिस को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरा जो है वारिस के पद पे ना है इसलिए हो रहा है। एक तरफ इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी उनके वारिस बने, राजीव गांधी कांग्रेस को आगे बढ़ाए, इसलिए उन्होंने मेनका गांधी को घर से निकाल दिया। यहां पर लालू यादव ने जो है वो और तेजस्वी यादव ने मिलकर रोहिणी आचार्य को निकाल दिया, क्योंकि रोहिणी आचार्य तेज प्रताप यादव को सपोर्ट कर रही थी और रोहिणी आचार्य अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही थी, और रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव दोनों जो हैं तेजस्वी यादव की सत्ता को चुनौती दे रहे थे, इसलिए रोहिणी आचार्य को भी निकालकर घर से बाहर फेंक दिया गया। तो इसलिए मैंने कहा कि जो पार्टियां एक परिवार चलाते हैं ना, जहां पर परिवार के लिए जो है एक फैमिली बिजनेस की तरह पॉलिटिकल पार्टियां रन करती हैं, वहां पर सत्ता के लिए इसी तरह से होता है, उठापटक होती है, सत्ता के लिए जो है इस तरह के धमाल होते हैं। और ये अकेले कांग्रेस और आरजेडी की बात नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो परिवारवादी पार्टियां हैं जिसमें उन जगह पर यही होता है, उन सब जगह यही होता है। तमाम इतिहास उठाकर देख लीजिए, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक आपको सभी परिवारवादी पार्टियों में यही बीमारी दिखाई देगी, सत्ता के लिए कि भाई सत्ता किसके हाथ में है, उसके लिए जो झगड़े हो रहे हैं, उसके लिए फसाद हो रहे हैं, उसके लिए एक दूसरे को धक्के देके निकाला जा रहा है, कोई पार्टी से निकाला है, किसी को घर से निकाला जा रहा है, किसी को चप्पल मारी जा रही है, किसी से माइक छीना जा रहा है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में, परिवारवादी पार्टियों में ये बीमारी लगी हुई है। और ये यहां पर जो है चाचा भतीजे का नहीं होता, चाचा भतीजा में कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं भाई बहन में लड़ाई हो रही है, कहीं भाई भाई में लड़ाई हो रही है, कहीं जो है बाप बेटे ही जो है सत्ता के लिए जो है लड़े मरे जा रहे हैं। ये सब कहानी हर जगह, और मैंने कहा ना ये एक जगह की कहानी नहीं है। आप सोचिए जो आज आरजेडी में हो रहा है, ठीक उसी तरह की लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, क्या कुछ नहीं हुआ था। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को जो है सत्ता तो सौंप दी, लेकिन उसके बाद वो शिवपाल यादव को, अपने भाई को भी चाहते थे स्टैब्लिश होना, लेकिन उसके बाद इतना झगड़ा फसाद हुआ कि जो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में क्या कुछ नहीं हुआ। तो आज दोनों मिलकर साथ रह रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव को कोई और ठोर नहीं मिला और अखिलेश यादव को भी समझ में आ गया कि चाचा से लड़ाई करने को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो दोनों एक हो गए, एक पार्टी में आ गए। लेकिन कितना भयंकर झगड़ा हुआ था इनमें, आप देख लीजिए। और इसी तरह की जो है लड़ाई अगर मैं कहूं कांग्रेस में भी एक तरह की है। कांग्रेस में तो यूं तो सत्ता का दावेदार कोई नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार ही है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दरअसल कांग्रेस के अंदर भी एक अंडर करंट जो है वो प्रियंका वर्सेज राहुल गांधी का एक अंडर करंट जो है वो चलता है। देखिए प्रियंका गांधी को कांग्रेस जो है पहले चाहती थी, कांग्रेस के बड़े सारे नेता चाहते थे कि प्रियंका गांधी ज्यादा सेंसिबल है, प्रियंका गांधी को आकर जो है कांग्रेस की बागडोर संभालनी चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी के लिए बेटा सब कुछ था, क्योंकि उनको लगता है बेटा ही वारिस हो सकता है, इसलिए सोनिया गांधी ने जो है पूरी तरह से राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़े रहे। और राहुल गांधी जितने समय तक जो है, राहुल गांधी जब आए तो राहुल गांधी को लॉन्च करने के चक्कर में प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में ना तो चुनाव लड़ने दिया गया, ना उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिया गया, तो उनको जो है सिर्फ प्रचार के लिए रखा गया। और प्रियंका गांधी की भूमिका सिर्फ इतनी थी। वो तो राहुल गांधी जब लगातार हारते और दबाव एक तरह से बना,
तो जो है प्रियंका गांधी को लॉन्च तो करा दिया गया, लेकिन प्रियंका गांधी को अभी भी आगे नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी को ही जो है सत्ता सौंपनी है, सोनिया गांधी ने तय कर लिया। भले ही वह 95 चुनाव हार चुके हैं। तो जो परिवारवादी पार्टियां है ना, उसमें यही चलता है। इंदिरा गांधी के जमाने से यही चल रहा है और आज भी आप देखेंगे, आज भी यही सब कुछ चल रहा है। इंदिरा गांधी और लालू यादव, तेजस्वी यादव में समानता, आप समझिए एक ही समानता, एक ही माइंडसेट था। और उसी तरह से रोहिणी आचार्य की किस्मत में आज जो है वो एक जमाने में 43 साल पहले मेनका गांधी की तकदीर में लिखा था। और रोहिणी आचार्य को जिस तरह से अपमानित होना पड़ा, उसी तरह से मेनका गांधी भी अपमानित हो चुके हैं, सिर्फ राज परिवारों में, राज सत्ता में वर्चस्व की लड़ाई के चलते। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।